हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, अध्याय 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधे के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे शामिल होते हैं जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो मानव की सहायता के बिना स्वयं उग जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति यानी पौधों का समूह होना चाहिए। एक पौधा से जो है प्राकृतिक वनस्पति नहीं हो जाएगा, मतलब जो स्वयं से उगते हैं और पौधों का जो समूह होता है, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कायिक संरचना और पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे स्वयं को जो है प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय होता है जिसमें लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां उगती हैं। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन, मैंग्रोव वन, राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पतियों में पर्याप्त क्षेत्रीय विविधता है। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में वनों का उपयोग मनुष्य अपने हित में करता है, इसीलिए वनों का अत्यधिक महत्व है। परंतु एक सीमा से अधिक दोहन दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाता है। जब आप आवश्यकता से अधिक जो है किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसका दोहन करते हैं, तो वो जो होगा दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाएगा। और आधुनिक युग में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, ये भी बढ़ गई है। जो दैनिक आवश्यकता है, इनके बढ़ने के फलस्वरूप आर्थिक उद्देश्य से वनों के बड़े पैमाने पर दोहन से वन विनाश की जो समस्याएं हैं, ये उत्पन्न हो गई है। वनों उन्मूलन का दुष्प्रभाव समस्त जीवमंडल पर पड़ता है। ठीक है, देखिए, जिन लोगों ने पीडीएफ ले लिया है, पीडीएफ को निकाल लीजिए और लोकेशन को देखिए कि किस लोकेशन पे कौन से वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन से वन मिलते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है वो कहां पर मिलते हैं? तो ये एरिया में मिलता है। ये जो एरिया है, इस तरह के जो बनाया गया है, जो दिया गया है, ये वाला एरिया कौन सा एरिया है? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है। ठीक है, इसके बाद जो वेलांचली अनुप वन या डेल्टाई जो वन है, वो कहां पर मिलेंगे? वो इस वाले एरिया में मिलते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जो वन है, वो कहां पर मिलते हैं? तो वो इस वाले एरिया में इधर मिलते हैं। ठीक है, तो मैप को देखिए, एनालिसिस करते रहिए। और जो आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो झाड़ियां हैं, वो कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा इधर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इधर मिलेगा फिर। ठीक है, और जो आपका पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन कहां मिलेंगे? तो इधर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड साइड में, ये सिक्किम, इधर जो है अरुणाचल प्रदेश, इधर जो है पर्वतीय वन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में, जो उत्तरी सह्याद्री प्रदेश है, यहां पर इन वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। यहां पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं, कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो महोगनी, रोजवुड, आबनूस, जारुल, बांस, बेत, सेनकोना और रबर आदि हैं। ये वन मसालों के बगानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भाग, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाभर और तराई प्रदेश। और ये विशेष रूप से मानसूनी वन है। यहाँ के जो प्रमुख पेड़ हैं, सागवान है, सखुआ है, शीशम है, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला और चंदन है। ये सभी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान हैं।
नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में मिलती हैं। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। शुष्क सीमांत क्षेत्र के ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कटीले वन व झाड़ियां। ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक ये पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में भी मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस आदि है। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर जलवायुविक दशाएं जो है विशेषकर तापमान और वर्षा में परिवर्तन आता है, इसीलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक मिलती हैं। 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी सदा हरित वन मिलते हैं जिनके वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती है। यहाँ देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ आदि छोटी और सूच्याकार पत्तियां वाले वन मिलते हैं। नेक्स्ट है ज्वारीय वन। ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलता है। परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं। यहाँ की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं मैंग्रोव है, सुंदरी है, कैजुरीना है, केवड़ा है और बेंदी के वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण। तो समूह वन जो है, समूह वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आता है और इसका जो योगदान है 2.61% का है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, इसका जो परसेंटेज है 9.27% है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है, इसका योगदान 17.65% है। तटीय और ज्वारीय वन जो है, इसका जो प्रतिशत है 0.73। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो वन समूह है इनका जो वन आवरण है कितना परसेंट है। तो एक बार इसको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूं। देखिए, भारत की जो 8 वनस्पति क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो मैप को एक बार एनालिसिस कीजिए। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पहला वनस्पति क्षेत्र, इसके बाद दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, चौथा है गंगा मैदानी क्षेत्र, पांचवा है सिंधु मैदान क्षेत्र, छठा है पूर्वी घाट, सातवां है पश्चिमी घाट और आठवां जो है आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुआ था। संस्थापक कौन थे, तो सर जॉर्ज किंग थे। मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता में। क्षेत्रीय कार्यालय इसका 9 है। उद्देश्य क्या था, तो देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और पौधों की प्रजातियों के आर्थिक महत्व की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। भारत सरकार के द्वारा 1954 में इस संस्था का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश की दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों का सूचीकरण और संरक्षण की कार्यनीतियों को विकसित करता है। वन्य जीव अभयारण्य जैसे भंगुर पारितंत्रों और सुरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल रिजर्वों का ये अध्ययन करना जो है इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा, भारत के 8 प्रमुख जो वनस्पति क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, इनका जो वनस्पति वितरण है क्या क्या है, तो पूरी तरह से इसको जो है एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। पश्चिमी हिमालय जो क्षेत्र है इसका विस्तार जो है कश्मीर से कुमायूं तक है और शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जैसे चीड़, देवदार, शकुनधारी वृक्ष यानी कोनिफर्स और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा अल्पाइन क्षेत्र यानी शीतोष्ण से ऊपरी सीमा श्वेत देवदार, श्वेत भोज और सदाबहार वृक्ष जो है यहाँ पे मिलते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है इसका जो विस्तार है सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग तक है। जो वनस्पति वितरण है शीतोष्ण क्षेत्र, ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष
और छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र है, ये इसका जो विस्तार है ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियां, इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांसों और लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, इसका जो विस्तार है पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान है। यहाँ पे जो है ये क्षेत्र शुष्क और गर्म है, इसमें कटीले वन और झाड़ियां मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है इसका विस्तार कछारी मैदान तक है, इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र, इसका जो विस्तार है भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि तक है, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जो जंगल है, पतझड़ वाले वृक्ष के जंगल है, यहां से लेकर तरह तरह की जंगल झाड़ियां के वन है। ठीक है, जंगली जो झाड़ियां इनके वन है। मालाबार क्षेत्र, इसका विस्तार जो है प्रायद्वीपीय तट तक है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबर और काजू। अंडमान क्षेत्र जो है इसका विस्तार अंडमान द्वीप तक है, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय और अपलावी जंगलों की अधिकता है। वन क्या है, वन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वन से अभिप्राय एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित हो और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता और पर्यावरण में सुधार करता हो, वो वन है। इसके अंतर्गत वृक्ष, झाड़ियां, फूल आदि के पौधों को जो है सम्मिलित किया जाता है। यदि वृक्षों को विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाता है तो इसे बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाग कहते हैं। और यदि यह बाग छोटा और खुला है तो इसे उपवन कहा जाता है। वन अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक हैं तथा आर्थिक विकास में इनका विशेष योगदान रहता है। वन न केवल पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन की रोकथाम में भी ये सहयोग करते हैं। याद रखिएगा। देखिए, वन एवं वनस्पति में अंतर क्या है। वन और वनस्पति में जो अंतर है, पहला है वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ होता है। वन से तात्पर्य घने और परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है। वन एक समान भूदृश्य वाली प्रदान करता है, लैंडस्केप प्रदान करते हैं। वनस्पति जो है, वनस्पति है, इसके अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में वन उगने वाले पौधों के एक समुदाय को समाहित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वृक्ष, घास और झाड़ियों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति किसी एक प्रदेश को मिश्रित भूदृश्यावली प्रदान करती है। देखिए, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, 12 जनवरी 2022 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 है, ये जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के दृष्टि से भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। 10 देशों में भारत जो है शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण है वो कितना मिलियन हेक्टेयर है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। याद रखिएगा, देश के भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना आवरण है, तो 24.62%। ISFR 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में कुल 1540 वर्ग किलोमीटर, जबकि वृक्ष क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत ही सराहनीय है। देखिए, 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट जो है इस श्रेणी की 17वीं रिपोर्ट है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान रिपोर्ट जो है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो 17वीं रिपोर्ट है। याद रखिएगा, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा का स्थान आता है, जबकि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट को घनत्व के आधार पर 3 वर्गों सघन वन, मध्यम सघन वन और विरल वन में वर्गीकृत किया गया है। तो रिपोर्ट को घनत्व के आधार पर 3 वर्गों में सघन वन, मध्यम सघन वन और विरल वन में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार इसमें वन क्षेत्र एवं अधिसूचित वन क्षेत्र के रूप में भी वर्गीकरण किया गया है।
रिपोर्ट के नए आकलन के अनुसार देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% भूभाग वनों से घिरा है। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% भूभाग जो है वनों से घिरा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के दृष्टि से वन आवरण के मामले में मिजोरम शीर्ष पे है। मध्य प्रदेश किस मामले में शीर्ष पे है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वन आवरण के मामले में मिजोरम शीर्ष पे है। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2019 के आकलन के तुलना में कुल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? मैंग्रोव कवर में, मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष जो राज्य हैं, पहले स्थान उड़ीसा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। ठीक है। देश में कुल अनुमानित कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है, जिसमें 2019 के तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2019 में वनों में मौजूद बांस की जो संख्या है, 2019 में वनों में मौजूद बांस की जो संख्या है 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में 53,336 मिलियन हो गई। इस देश में हरित आवरण भी बढ़ेगा और कार्बन सिंक है बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। ISFR 2021 के अनुसार प्राकृतिक वनों में 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है, जबकि झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में वन आवरण का आकलन किया गया है। वर्ष 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारे हैं, बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 97% वन आवरण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल मिलाकर 1,020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट जो है देखी गई है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में वन आवरण एवं वृक्षारोपण 2021, ISFR 2021, तो इसको जो है एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 1,62,968, वन आवरण क्षेत्रफल 29,784, भौगोलिक क्षेत्र का जो परसेंट है 18.28%, वृक्षा आवरण क्षेत्रफल जो है 4,679, इसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल का जो परसेंट है वो 2.87% है। इसी तरह पूरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो डेटा है आप एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। फिलहाल मैं इसको जो है स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो आप PDF आपके पास है तो आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। देखिए, अति सघन वन जो है इसका क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में दिया गया है 99,278 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 3.02% है। और कुल क्षेत्रफल का ये देखिए, ये जो है ये 2019 का डेटा है और ये नई डेटा है 2021 वाला। तो अति सघन वन जो 2021 में है वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 99,779 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का कितना? तो 3.04%। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है आप देख सकते हैं, ये 3.02 है और ये 3.04 है। मध्यम सघन वन जो है इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो आप देख सकते हैं 5,08,427 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। 2021 का जो है मध्यम सघन वन का जो क्षेत्रफल है 3,06,890 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल क्षेत्रफल का 9.33% है। तो आप देख सकते हैं कितना वृद्धि हुआ है या कितना ह्रास हुआ है। खुले वन जो है 2019 के अनुसार अगर बात करें, रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका जो क्षेत्रफल है 3,04,499 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल क्षेत्रफल का 9.26%। वहीं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार खुले वन का जो एरिया है वो है 3,07,120 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल क्षेत्रफल का 9.34%। डेटा है थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो एक दो बार आप जो है इसको अच्छे से
माइंडसेट में जो है बैठा लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी डेटा अगर दिखाई देगा, पूछा जाएगा तो आप क्लिक कर पाएंगे, तो एक दो बार इसको सरसरी निगाहों से अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं 2021 के डेटा के अनुसार, वो है आपका हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। ठीक है, न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर में हरियाणा है, इसके बाद पंजाब का, इसके बाद गोवा का, इसके बाद जो है सिक्किम, बिहार है। ठीक है, देख लीजिएगा। और सर्वाधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं प्रतिशत में दिया गया है, वो है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है 2021 के डेटा के अनुसार, वो है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो आप देख सकते हैं कितना क्षेत्रफल, इनका कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का इनका जो है कितना परसेंटेज है। क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं कुल वन क्षेत्र का 25.14%, अरुणाचल प्रदेश का 79.33%, छत्तीसगढ़ का 41.21% और उड़ीसा का 33.50% है। आप देख लीजिएगा यहां पे जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं, इसको भी आप एक बार रटा मार जाइएगा। जो लक्षद्वीप है कुल वन क्षेत्र का 90.33% है, मिजोरम 84.53%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 81.75% है और अरुणाचल प्रदेश जो है इसका जो कुल वन क्षेत्र है प्रतिशत में 79.33% है। ISFR 2021 के जो प्रमुख तथ्य हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो कितना परसेंट है और कितना वर्ग किलोमीटर है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो कुल कितना परसेंट है, 24.56% या 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का जो हिस्सा है वो है 21.67%। कुल कितना, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है वो 1,540 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है वो 721 वर्ग किलोमीटर हुआ है। वन आवरण और वृक्षारोपण, वन आवरण या वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल जो वृद्धि हुआ है 2,261 वर्ग किलोमीटर का, यानी 1% का। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो है 24.62%। याद रखिएगा। देखिए, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य हैं 2019 से 2021 के अनुसार, तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है 647 वर्ग किलोमीटर का, इसके बाद तेलंगाना का, इसके बाद उड़ीसा। तो क्रम याद रखिएगा, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य हैं, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों की जो स्थिति है 2021 के डेटा के अनुसार, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों की जो स्थिति है 2021 के डेटा के अनुसार, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022, इसके बारे में थोड़ा बहुत डेटा है तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2013 से प्रति वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को। वर्ष 2022 में इस दिवस का केंद्रीय विषय था वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत। इसका उद्देश्य वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो थीम क्या है, कब मनाया गया, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वनों का वर्गीकरण, वनों का जो वर्गीकरण है, ए में प्रशासन के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है, पहला है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व जो फॉरेस्ट है, ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सुपरविजन में रहते हैं। ये वन जो आरक्षित वन है, ये सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। इन वनों में लकड़ियों को एकत्रण और मवेशियों को चराने के लिए लोगों को प्रवेश वर्जित है। देश का कुल 53% वन प्रदेश इस वर्ग में आता है।
इसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन। ये वन सरकार की देखरेख में रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लकड़ी एकत्र करने और मवेशियों को इस प्रदेश में चराने की अनुमति दी गई है, परंतु इसमें शर्त यह है कि वन को किसी तरह का गंभीर नुकसान न हो। देश के कुल 29% वन जो है इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो 29% जो है संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। एक बार आप जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वनों में वृक्षों को काटने, मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश का लगभग 18% वन जो है इस वर्ग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बी है भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण। तो राज्य वन यानी स्टेट फॉरेस्ट, ये वन सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं तथा इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। वाणिज्यिक वन, कमर्शियल फॉरेस्ट, इन वनों का स्वामित्व तथा प्रशासन स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड और ग्राम पंचायत के अधीन होता है। देश का लगभग 5% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी वन। इन वनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। यह देश के कुल वन प्रदेशों का 1% से भी अधिक है। सी जो है कैटेगरी सी, व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण। पहला है विपण्य, ठीक है। विपण्य ये अभिगम्य वन होते हैं, यानी इन वनों में आवागमन आसान होता है। देश का लगभग 82% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अविपण्य, ये अभिगम्य वन नहीं होते हैं तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में ये स्थित होते हैं। यह स्थलाकृति सुगम्य नहीं होती है और देश का लगभग 18% वन प्रदेश जो है इस वन या इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो अविपण्य है ये कितना, देश का लगभग 18% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका डी, कैटेगरी डी जो है गठन अथवा बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर भारतीय वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला शकुनधारी वन, ये शीतोष्ण वन है। जो शकुनधारी वन होते हैं शीतोष्ण वन होते हैं, जो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत करते हैं। दूसरा चौड़े पत्ते वाले वन, ठीक है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ये वन उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। ये वन मैदानी प्रदेशों, पठार और पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके बाद कैटेगरी ई जो है उपयोगिता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है उपयोगी वन, इस वर्ग में देश का कुल 58% वन प्रदेश आता है। दूसरा है संभाव्य उपयोगी वन, ये ऐसे आरक्षित वन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। देश का कुल 22% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तीसरा है अन्य वन, इन वनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश का कुल 20% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। एफ में औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। देखिए औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को एलडी स्टैंप के द्वारा निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एलडी स्टैंप के द्वारा पहला सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। वनों में कार्बन संग्रह, कार्बन पूल्स इन फॉरेस्ट। देखिए पहला है जीवित बायोमास, भूमि के ऊपर, भूमि जो है लैंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग जिनमें तना, शाखाएं, छाल, बीज और पत्तियां शामिल हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवित बायोमास के अंतर्गत वृक्षों की जीवित जड़ों के समस्त बायोमास शामिल है। मृत जैव पदार्थ, मृत काष्ठ यानी लकड़ी, समस्त अजीवित लकड़ी जो भूमि पर खड़ी अथवा पड़ी हो। कचरा, समस्त अजीवित बायोमास जो विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा हो। मृदा, मृदा के जैविक पदार्थ जैसे खनिज, जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन। तो याद रखिएगा। देखिए इसके बाद है वनों की उपयोगिता। वनों की उपयोगिता है सदाबहार वनों की लकड़ियां जैसे शीशम यानी रोजवुड। इसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य फैले प्रायद्वीपीय पठार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखा जा सकता है।
इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, तख्ता और सजावटी प्लाईबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है गुर्जन। यह मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप के सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी लकड़ियां हल्के लाल और भूरे रंग की होती है। इसका उपयोग पैकिंग पेटी, चाय के डिब्बों, हर्ष और माल डिब्बा यानी वैगन, घरों के भीतरी निर्माण आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद है तेलसूर अथवा इरुपु। तेलसूर अथवा इरुपु ये प्रमुख, देखिए यह जो है यह प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नौका, पुल, खूंटा, पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक, ठेला गाड़ी और रेलवे स्लीपर के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद है तून। यह विशेषकर हिमालय के निचली भाग यानी गिरिपाद में पाया जाता है। यद्यपि इसकी लकड़ी बहुत ठोस नहीं होती है, फिर भी यह टिकाऊ होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चाय के डिब्बों, खिलौनों, फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जून 1981 को। तो याद रखिएगा, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1 जून 1981। मुख्यालय देहरादून, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला में है, कोलकाता में, नागपुर और बंगलुरु में। कार्य क्या है? तो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े एकत्र करना। किसके अधीन है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन होता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1987 में। स्वरूप क्या है? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन सुदूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करना है। ठीक है। वर्तमान प्रकाशित रिपोर्ट जो है द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यह प्रकाशित श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तेंदू। तेंदू जो है डायोस्पिरोस मेलनाकसिलोन, जो इसका पूरा नाम है तेंदू का। यह प्रमुख रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट, गोवा और महाराष्ट्र के शुष्क सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्के धुंधले पीले रंग की होती है, जिसमें काले रंग की धारियां पाई जाती है। इसमें कीड़ों के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है। इस प्रकार की लकड़ी विशेषकर नक्काशी और सजावट के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद है नाहर। यह असम और मालाबार तट में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस और टिकाऊ होती है। इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, खुट्टा और नौका आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद है पून। यह पश्चिमी घाट, केरल, नीलगिरी और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, मजबूत और टिकाऊ होती है तथा इसे आसानी से पक्का बनाया जा सकता है। देखिए मानसून वन की जो लकड़ियां हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मानसून वन की जो लकड़ियां हैं, पहला है सखुआ। पहला क्या है? पहला सखुआ है, साल सोरिया रोबुस्टा इसका पूरा नाम है। यह अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश से दारंग असम यानी मेघालय तक विस्तृत है। तो अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय तक जो है इसका विस्तार है। इस वृक्ष की लकड़ी भारी, ठोस और टिकाऊ होती है। खूंटा, दरवाजे, हरिश, तख्ता, रेलवे स्लीपर के निर्माण में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है मानसून वन की जो लकड़ियां, दूसरा है वो है सागौन, टीक टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक टेक्टोना ग्रैंडिस, सागौन यानी टीक मानसूनी जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है। यह प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजस्थान, हिमालय के पादगिरी प्रदेश में पाया जाता है। इस बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग दरवाजे, अलमारी, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके बाद है शीशम, दलबेर्जिया सीसो इसका पूरा नाम है, दलबेर्जिया सीसो। यह हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक 1500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों तक पाया जाता है। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। झारखंड में नहीं पाया जाता है। शीशम जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस वृक्ष की मजबूती, लचीलापन तथा टिकाऊपन के कारण इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, वाद्य यंत्रों, कृषि उपकरण आदि को बनाने में किया जाता है। इसके बाद है हल्दू। हल्दू यह पूरे मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। हल्दू वृक्ष है। इसकी लकड़ी जो होती है ठोस होती है, टिकाऊ और हल्के रंग की होती है। इस लकड़ी का उपयोग
जो हल्दू है, इसका उपयोग खिलौना बनाने और नक्काशी के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है पलास। इसका विस्तार क्षेत्र मुख्यतः छोटा नागपुर पठार है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक है। तो पलास का जो विस्तार है कहां कहां है, तो पलास जो वृक्ष है छोटा नागपुर पठार में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। इस वृक्ष के पत्तों पर लाख के कीड़ों को पाला जाता है। इसके बाद है अर्जुन। यह मानसूनी वन का एक प्रमुख वृक्ष है जिसका उपयोग कृषि उपकरण और बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है महुआ यानी मधुका इंडिका, इसका पूरा नाम है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान, ठीक है। महुआ जो है कहां कहां पर मिलता है, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान। इनके दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पे भी महुआ मिलता है। इसके फलों का उपयोग तेल निकालने में और फूलों का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसके बाद है सेमल। यह मुख्य रूप से असम, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्की और कोमल होती है जिसका उपयोग खिलौना, पैकिंग पेटी, माचिस और प्लाईवुड आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके फल से प्राप्त कोमल रेशे का उपयोग तकिया और लिहाफ यानी गद्दे बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सहतूत यानी मलबरी। यह प्रमुख रूप से मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है जिसका उपयोग खेल कूद की सामग्री बनाने, हॉकी, क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, स्क्वाश रैकेट और क्रिकेट स्टंप, इसमें जो है इसका उपयोग होता है। इसके बाद है जामुन, साइजियम क्यूमिनी, इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है। यह मानसूनी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। साइजियम क्यूमिनी जो है मानसूनी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी लकड़ी साधारण रूप से मजबूत होती है और इसका उपयोग घर और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके फल डायबिटीज और उच्च हाई कह सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में अत्यंत लाभकारी है। तो जामुन का जो उपयोग है डायबिटीज और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। हिमालय की अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियां, यहां से जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हिमालय की जो अधिक ऊंचाई पर जो वन की लकड़ियां मिलते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो है अपडेट दे दिया गया है किस तरह से जो है आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। और जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप में जो है उसका प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज के रूप में, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। और पीडीएफ के लिए चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।